नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जहां पर हम समय समय पर फंड्स को रिव्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात डायरेक्टली फंड मैनेजर से कराई जाए ताकि आप समझ सकें उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को और एक कॉन्फिडेंस के साथ उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर मिस्टर संतोष सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला हमारे लिए आज। और मैं शुरुआत इसी बात से करूंगा कि क्योंकि वैसे तो आप कई फंड्स मैनेज कर रहे हैं और उनमें से हाइब्रिड फंड्स भी आपके पास हैं और इस वक्त पर क्योंकि हमने देखा है कि इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है। वैसे तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जिस तरह से मार्केट की स्थिति है तो इन्वेस्टर्स का रुझान थोड़ा सा हाइब्रिड की तरफ काफी है। तो आप मुझे बताइए कि हाइब्रिड में वैसे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आपके हिसाब से इन्वेस्टर्स को किस तरह से हाइब्रिड फंड्स का चुनाव करना चाहिए यदि हम बात करें कि एक तरफ अग्रेसिव हाइब्रिड और दूसरी ओर बैलेंस एडवांटेज फंड और फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी एक चॉइस है। तो हर इन्वेस्टर तीनों तरह के फंड्स को ले सकता है या फिर किसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग टाइम पर या अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए? देखिए, अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सिंपली स्पीकिंग इन्वेस्टर के पास ऑप्शंस है टू गेट इनटू इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज लाइक गोल्ड। हमारे यहाँ सब कुछ करता है एक्चुअली, हर कुछ करता है जी। नाउ इन्वेस्टर जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो एसेट एलोकेशन कॉल वो खुद लेता है, बिल्कुल। राइट? तो ही डिसाइड्स कि कब इक्विटी करनी है, कितनी डेट करनी है, कितना गोल्ड करना है। मल्टी एसेट जब वो करता है तो वो इन्वेस्टमेंट जो एसेट एलोकेशन का डिसीजन वो फंड मैनेजर पे छोड़ देता है। बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अबाउट कि इन्वेस्टर को इक्विटी करनी है कि डेट करनी है कि गोल्ड करना है, ये डिसीजन लेना है। उसको ये डिसीजन लेना है कि उसको एसेट एलोकेशन खुद करना है या फंड मैनेजर से करवाना है, बिल्कुल। राइट? तो अगर फंड मैनेजर से एसेट एलोकेशन कराना है तो मल्टी एसेट फंड में काम करेगा वो। अगर उसको इक्विटी और डेट के बीच में एलोकेशन करना है और मार्केट मूवमेंट्स को खुद नहीं टाइम करना है, तब वो बैलेंस एडवांटेज या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि इन्वेस्टर को करना क्या है। इन्वेस्टर को खुद लेने अपने डिसीजन या ही वांट्स समवन एल्स टू टेक हिज डिसीजन ऑन हिज बिहाफ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी कही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर खुद करना चाहे तो वो अपने हिसाब से कितना परसेंट इक्विटी करना है, कितना डेट करना है वो डिसाइड कर ही सकता है। लेकिन ये जो और कर नहीं पाता है, हाँ, सही टाइम पर सही एलोकेशन हो पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए जो एक कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है जहां पर प्रोफेशनल्स डिसाइड कर रहे हैं कि किस वक्त पर कितना एलोकेशन होना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि यदि आप रीबैलेंसिंग करेंगे पोर्टफोलियो की तो फिर वहां पर टैक्स का जो एंगल है वो देखा जाता है कि आपको, क्योंकि हर बार जब ये स्विच करना है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। बिल्कुल। उस हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो एक अच्छी चॉइस है। तो मुझे बताइए कि मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड अगर हम अपनी बात यहाँ पर करें तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, तो जैसा आपने बताया कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो है एसेट एलोकेटर फंड है, राइट? बिल्कुल। अब एसेट एलोकेटर फंड है तो इसमें दो सेपरेट एसेट क्लासेस हैं, बिल्कुल। इक्विटी और डेट। बिल्कुल। और बीच में थ्रू आर्बिट्राज हम अपनी पोजीशनिंग मैनेज करते हैं, बिल्कुल। राइट? सो तो तीन एसेट क्लास हो गई, इक्विटी, डेट और बीच में एक आर्बिट्राज फंड भी चला रहे हैं, तो वो आर्बिट्राज के थ्रू अपना एलोकेशन मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कितना इक्विटी रखना है वो हमारा एक प्रोप्राइटरी क्वांट मॉडल है और मे बी हम वी आर अमंगस्ट फ्यू हाउसेस जो कि हमारा क्वांट मॉडल इज डिस्क्लोज्ड। रोज का जो डेटा है हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और जनरली कितना एसेट एलोकेशन होगा नॉर्मल सिनेरियो में, दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, राइट? तो अगर वो जो प्रोप्राइटरी मॉडल है उसको हम मूवी बोलते हैं। ओके। तो मूवी का डेटा आपको रोज मिल रहा है। सो एग्जैक्टली उन की फंड मैनेजर कर क्या रहा है, मतलब ऑन इक्विटी एलोकेशन साइड थ्रू दैट मॉडल। ठीक है। फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है कि अगर वो मार्केट कंडीशंस को
देखते हुए नियर टर्म में कुछ वॉलेटिलिटी देख रहा है तो वो उससे डेविएट कर सकता है। ओके। बट जनरली सी अगर मॉडल है और वो टाइम टेस्टेड है तो डेविएशन हम बहुत कम लेते हैं अनलेस एंड अनटिल हमको लग रहा है कि नियर टर्म में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स पे बेस्ड है। ओके। राइट, उसके 3 बेसिक क्राइटेरिया जो इसके अंदर इनपुट जाता है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और डिविडेंड यील्ड। ओके। और तीनों ही फंडामेंटल मैट्रिक्स हैं, राइट? ओके। तो वो नियर टर्म में चेंज नहीं होते। सो दैट्स व्हाई हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि नियर टर्म में अगर कुछ दिख रहा है इधर-उधर होता हुआ मार्केट में, सो वी कैन चेंज आवर एसेट एलोकेशन। बट वो कम होता है, मतलब वो यूज कम करते हैं। जनरली वी गो बाय व्हाट द इंडेक्स इज टेलिंग अस। सो ये हो गया एसेट एलोकेशन की बात, राइट? नाउ विद इन एसेट एलोकेशन जो हम जहां पे बोलते हैं कि मोतीलाल ओसवाल एज अ हाउस इक्विटी हमारा स्ट्रेंथ रहा है। सो अगर इक्विटी स्ट्रेंथ है तो हमारा जो आप देखेंगे इक्विटी पोर्टफोलियो वो हम बहुत एक्टिव चलाते हैं। वहां पे हम थोड़ा डिफर करते हैं क्योंकि हम वो एक्टिव चलाते हैं। ओके। हमारे पोर्टफोलियो में जनरली आप देखेंगे कि 100 एक स्टॉक पड़े होते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो में। हमारे पोर्टफोलियो में 20 से 30 ही स्टॉक होते हैं। अच्छा, फोकस्ड अप्रोच है हाँ, मतलब। बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच है कि अगर कॉल लेना है तो अच्छे से रिसर्च करके, और मतलब वो स्टॉक पे कॉल लेना पड़ता है, राइट? सो दैट्स वेयर हमारा वो अप्रोच एक डिफरेंट होता है कि हम एक्टिव अलोकेटर्स हैं इवन ऑन इक्विटी साइड, राइट? सो ये यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से ये एसेट कैटेगरी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की। बिल्कुल। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे 1 से 3 साल के अंदर हमको मतलब अच्छी पोजीशन पे रहना है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे। रिटर्न कहीं भी रहे। सो आइडिया बहुत सिंपल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निफ्टी से कम रखना है। ओके। सो कोशिश रहती है कि 50 से 55% पे रहे, निफ्टी के 50-55% पे रहे, और रिटर्न थोड़ा निफ्टी के क्लोज आ पाए। बस इसी आइडिया के साथ फंड चलता है। ओके। क्योंकि इस कैटेगरी में ऐसे तो बड़ा आसान है कि इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस हैं और डायनेमिकली मैनेज किया जाएगा, लेकिन हर फंड हाउस का अपना एक मैंडेट है कि कितना परसेंट इक्विटी मैक्सिमम हो सकती है, कितना डेट हो सकता है। तो यदि आप बता सकें इस वक्त पर इक्विटी एलोकेशन कितना रखा हुआ है आपने, जो नेट इक्विटी की हम बात तो करेंगे? हमारा नेट इक्विटी 55 से 56% के बीच है। ओके। सो नेट इक्विटी एलोकेशन उतना है अभी। जो हमारा मूवी भी आपको अगर आप चेक करेंगे तो मूवी दिखाएगा कि हमारा जो बैंड है नेट इक्विटी एलोकेशन का वो 50 से 60 के बीच है। ओके। सो वहीं हमारा नेट इक्विटी अभी है। ओके। और दूसरा ये है कि इसके अंदर क्योंकि बहुत से फंड्स में देखने को मिलता है कि लार्ज कैप बायस्ड होता है और कहीं पर एक मल्टी पल क्लास यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपका जो एलोकेशन है वो अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट है। बिल्कुल। तो ये इस वक्त पर आपके क्वांट मॉडल के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है या आपकी अप्रोच यही रहती है कि सभी तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्टमेंट रहे? देखिए, क्वांट मॉडल आपको बताता है कि इक्विटी कितनी करनी है। अच्छा। वो ये नहीं बताता कि स्टॉक कौन से खरीदने हैं। ओके। राइट? सो स्टॉक खरीदने के जो क्राइटेरिया हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया, वो तो हमारा एक क्यूजीएलपी जो है, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी और प्राइस टू अर्निंग देख के हम लोग, सो वो क्राइटेरिया है। अभी उसके ऊपर जो एक एक फंड मैनेजर का प्रोसेस है, तो मेरा एक मानना है कि शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसेस होना चाहिए। राइट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना, मतलब ये क्योंकि ह्यूमन नेचर यहाँ आ रहा है, सो उस वहां पे 1+1 कभी 2 नहीं होता। वो किसी समय पे 1+1 10 भी कर देगा मार्केट, और -10 भी कर देगा। तो अगर वो चीज है तो आपको प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया टोटली प्रोसेस लिंक्ड है, जिसके अंदर 3 बेसिक क्राइटेरिया मैं यूज करता हूँ। और वो 85% पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट उसी पे रहता है कि हर एक स्टॉक जो है मेरे को प्रॉफिटेबल चाहिए, राइट? फास्टेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए सेगमेंट का, और प्राइस जो पीईजी रेशियो 1 से कम चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो उसके बाद मैं ये नहीं देखता हूँ स्मॉल कैप है, मिड कैप है कि लार्ज कैप है। क्योंकि देखिए, रिस्क जो एक एक कंसेप्ट है कि रिस्क जो है, वॉलेटिलिटी रिस्क, वो एक माना जाता है कि लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम होती है, कंपैरेटिवली। हाँ, रिलेटिव वॉलेटिलिटी कम होती है, राइट? सो आप जब रिस्क सोच रहे हैं तो आप रिलेटिव वॉलेटिलिटी सोच रहे हैं। बट आप जाके देखिए कि बहुत सारे मिड कैप की रिलेटिव वॉलेटिलिटी ना लार्ज कैप से कम होगी। सही बात है। तो आपको क्या देखना है, मतलब एज अ फंड मैनेजर मेरे को क्या मैनेज करना है? मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, राइट? सो रिस्क मैनेज करते हुए अगर हाईएस्ट रिटर्न जो मेरे को दिख रहा है, और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आती है जब आप बहुत हाई वैल्यूएशन के अंदर घुसते हैं। वहां ग्रोथ थोड़ी सी इधर उधर हुई
तो हम्म, स्टॉक जो है उसमें ड्रॉडाउन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। हम्म, सो जो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो है कि ये ड्रॉडाउन अवॉइड करें हम। हम्म, तो अगर हम हाई ग्रोथ, लो हम्म, प्राइस टू अर्निंग पे खरीद रहे हैं, हम्म, वहां पे ड्रॉडाउन हम बहुत लेवल तक अवॉइड कर सकते हैं, ओके, राइट। एंड क्योंकि पोर्टफोलियो अप्रोच है तो एक आध स्टॉक आप सोचते हो कि यार ड्रॉडाउन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, हम्म, राइट, बीटा जो है हम कोशिश करते हैं कि बीटा जो है मतलब 1 से तो काफी कम ही रहे। ओके, ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा 1 से कम रहे। हम्म, तो अगर ये अप्रोच आप रख रहे हैं तो उसके बाद ये सोचना है कि लार्ज कैप, मिड कैप है कि स्मॉल कैप है। जहां भी सबसे ज्यादा वैल्यू दिखेगी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जहां सबसे ज्यादा दिखेगा, वहां रहते हैं हम। तो ये तो आप डिसाइड करते हैं, मतलब बिल्कुल, क्वांट मॉडल बिल्कुल। से भी बता रहे हैं कि इक्विटी में कितना एलोकेशन बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। ओके, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि आपके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन है, हुँ। और आपने एक्सप्लेन भी किया कि हर मार्केट कैप की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन ये एलोकेशन जो है परसेंटेज वाइज, ये कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि स्मॉल कैप में काफ़ी कम हो जाए, यदि आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल, मतलब गिवन कि कोई हमने कोई लिमिट नहीं मारा हुआ है, हुँ, हुँ। पॉसिबिलिटी है कि ज़ीरो भी हो जाए किसी दिन। अच्छा। अगर मान लीजिए कि मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि सारे स्मॉल कैप 3 पेग पे ट्रेड करेंगे, हुँ, हुँ। तो हमारा एलोकेशन ज़ीरो ही होगा। हुँ, हुँ। तो वो तो मार्केट जो डिसाइड करेगा उस बेसिस पे हम भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा एलोकेशन कहाँ आएगा। लेकिन एक थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि आप जब लार्ज कैप देख रहे हैं तो 100 स्टॉक है, राइट? बीएसई 100 देख रहे हैं आप। करेक्ट। मिड कैप जब देख रहे हैं तो 400 स्टॉक है, हुँ, राइट? और स्मॉल कैप जब देख रहे हैं तो हज़ारों हैं। हुँ, तो जनरली मेरा एक वही मानना होता है कि जब आप स्मॉल कैप की बात करते हैं ना, तो हुँ, आप स्मॉल कैप बीएसई 100 इंडेक्स देख रहे होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि स्मॉल कैप बीएसई 100 इंडेक्स नहीं है। वो 500 स्टॉक के बाहर सब कुछ है। ट्रू। तो वो सब कुछ के अंदर उसको एक एक उसको नाम दे देना कि ये वोलेटाइल हो जाएगा, वो सब कुछ वोलेटाइल नहीं होता, ओके। राइट? तो बट अगर वैल्यूएशन जिस जगह पे गलत होगी, हुँ, हुँ। वहाँ पे हम नहीं रहेंगे। फॉर द गिवन ग्रोथ, ओके। अगर ग्रोथ 50% मिल रही है, तो मैं खुश हूँ 40-50 का पी देने को। हुँ, हुँ। लेकिन 15% ग्रोथ पे 50 पी, 60 पी, 70 पी देने के लिए मतलब मेरे बस का नहीं होता। ओके। अच्छा, आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, बेसिकली ग्रोथ स्टाइल है, हाँ, बिल्कुल। इफ आई एम राइट, राइट? ओके। तो लेकिन ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस, हाँ, हाँ। वो वही मुझे लगता है आप फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो इस वक़्त पर यदि हम बात करें कि स्मॉल कैप में, क्योंकि हमने अच्छी रैली देखी है, स्पेशली पिछले 6 महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप ने लार्ज कैप को आउट परफ़ॉर्म किया है, नो बिल्कुल। डाउट। तो अभी आने वाले टाइम पे कैसा लगता है कि अभी भी काफ़ी स्कोप है हर तरह के सेगमेंट में, या फिर आने वाले टाइम में ऐसा एक पर्टिकुलर कोई मार्केट सेगमेंट बेटर कर पाएगा? ऐसा तो देखिए, मैं इन बस जनरल मतलब मैं हाँ, कि जानना चाहूँगा जनरली इससे। जो हाँ। आपने देखा होगा कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत बॉटम अप है, हुँ, राइट? बहुत बॉटम अप है और बहुत सेक्टोरल और थीमेटिक लेड है, हुँ, राइट? ओके, तो जब भी हम लार्ज कैप की भी बात करेंगे, तो हुँ, लार्ज कैप में भी जो जो अंडर परफॉर्मेंस आया है, वो मान लीजिए कि बैंकिंग नहीं चला है, ओके, राइट? बट लार्ज बिल्कुल। कैप में बहुत सारी चीज़ें चली हैं। हुँ, तो अब बोलना कि लार्ज कैप मतलब स्मॉल कैप महँगा हो गया, बट स्मॉल कैप भी महँगा क्यों हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत चला है। ओके, और सडनली बीएसई 100 इंडेक्स में अगर मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है, हुँ, जो कि उसका 15% 20% वेट है और हुँ, वो 3 गुना हो जाता है, करेक्ट, उसका मतलब कि स्मॉल कैप की सारी चीज़ें 3 गुना नहीं हुई है। करेक्ट, वैल्यूएशन सब कुछ नहीं बढ़ा है। हाँ, रैली हुई है अक्रॉस द बोर्ड बट सब जगह नहीं हुई है। दूसरा सेम तरीका है, तो अगर हम बॉटम अप और सेक्टोरल और थीमेटिक बेसिस पे जाते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन स्मॉल कैप, लार्ज कैप जो है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है। ओके, आप देख क्या रहे हैं कि कौन-सा सेक्टर चलेगा, हुँ, हुँ, कौन-सा थीम चलेगा हुँ, और वो सेक्टर और थीम के अंदर सबसे अच्छे स्टॉक कौन से फिट होते हैं, हुँ, मेरे क्राइटेरिया के अंदर, ओके, और आप जाके वो खरीद रहे हैं। अच्छा, तो फिर उस समय आप ये नहीं सोच रहे हैं ना कि जैसे आप देखिए आज के दिन में मेरा बैंकिंग एक्सपोज़र जो है वो मिड कैप के थ्रू है। एक्चुअली ओके, लार्ज कैप ऑलमोस्ट 8-9 महीनों से मेरा लार्ज कैप एक्सपोज़र बहुत कम है। ओके, क्योंकि एक कॉल लिया था कि लार्ज कैप के अंदर, बैंकिंग के अंदर आज के दिन में पैसे बनाना डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि आपका बैंकिंग ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा था। हुँ, हुँ, आपका निम बहुत ही हाई लेवल पे है। हुँ, क्रेडिट हुँ, कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो उस हुँ, एनवायरनमेंट में ना थोड़ा आप जाते हैं कि जहाँ पे जिसको मार्केट शेयर गेन कर सकता हूँ उधर जाइए। ओके, तो हम उस क्राइटेरिया के साथ हमने रन किया। अगर यही फंड मैं 2020 में रन कर रहा होता तो शायद सारे बैंक जो लार्ज कैप बैंक ही होते इस पोर्टफोलियो में, मिड कैप, स्मॉल कैप होते ही ओके। नहीं। सिंपल है, आपके लिए स्टॉक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थीम इम्पोर्टेंट है। हुँ, ओवरऑल कहना कि मार्केट कैप स्मॉल कैप बेटर कर रहा है या लार्ज कैप बेटर कर अ, रहा है,
आप ऐसा कह रहे हैं कि हर मार्केट कैप के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है ना कि देखिए, मेरा एक सिंपल मानना है हम्म, कि पोर्टफोलियो जब आप रन कर रहे हैं ना, तो हम्म, वो आप इन्वेस्टर के रिटर्न बनाने के लिए रन कर ट्रू। रहे हैं, राइट? पोर्टफोलियो आप दिखाने के लिए रन नहीं कर रहे कि मेरे पास लार्ज कैप ज़्यादा है, मेरे पास मिड कैप ज़्यादा है। हम्म, सो बहुत सिंपल एक स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं कि पोर्टफोलियो जो रन कर रहे हैं, वो यूनिट होल्डर को हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ गिवन रिस्क कहाँ बना सकते हैं। हम्म, फोकस सिर्फ इतना रहता है, वो कहाँ बनेगा वहाँ हम रहेंगे। तो अगर मिड कैप में बनेगा, मिड कैप में रहेंगे। हम्म, लेकिन हो सकता है कि अगर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं मिड कैप में, हो सकता है 6 महीने बाद मिड कैप बैंक्स में अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं। सारी अपॉर्चुनिटी गिवन अंडर परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप बैंक्स, ओके, सारी अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप बैंक्स में हो ओके, सकता है। राइट, उस समय नहीं होंगे यहाँ पे, और उस समय अगर कोई सवाल पूछे कि मिड कैप बैंक्स क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि हमको नहीं दिख रही अपॉर्चुनिटी। ओके। तो आप बात करें बॉटम अप्रोच की, बट अप्रोच प्योरली बॉटम अप है या ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप? मैक्रोस को तो मैक्रो तो है ही ना सर, थीमेटिक और सेक्टर जब आप चूज़ कर रहे हैं, देखिए आप कैसे चूज़ करते हैं? मैक्रो से आप सेक्टर पे आते हैं और थीमेटिक्स पे आते हैं, हम्म, और बॉटम आप स्टॉक चुनते हैं। हम्म, तो पहला काम आप क्या कर रहे हैं? पहले आप मैक्रो के बेसिस पे सेक्टर चुन रहे हैं बिल्कुल, या थीम्स चुन रहे हैं। और मैक्रो मल्टीपल टाइप के होते हैं, राइट? करेक्ट, मैक्रो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड मैक्रो है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड मैक्रो है। करेक्ट, जब गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड होती है तो आप थीमेटिक्स कर रहे होते हैं, हम्म, और जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन लिंक्ड होती है तब वो एक नॉर्मल मैक्रो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपको सेक्टोरल ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम्म, तो आप यही कर रहे हैं कि पहले मैक्रो देख रहे हैं, और जो स्टॉक चुन रहे हैं वो पूरा माइक्रो है। हम्म, मतलब ये नहीं कि आईटी अगर मैं जाऊँगा तो पहला मेरा ध्यान ये नहीं होगा कि टीसीएस खरीदूँगा। हम्म, अगर आईटी खरीदना है, मैक्रो कॉल है, तो मैं पूरा आईटी सेक्टर लेके बैठूँगा कि हम्म, इसमें कौन-सा स्टॉक मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। गॉट इट। अच्छा, बैलेंस एडवांटेज फंड में क्योंकि हमने देखा है कि अलग-अलग मॉडल हैं, काउंटर सिक्लिकल या प्रो सिक्लिकल, और अगर मार्केट थोड़े से वैल्यूएशन यानी कि एक्सपेंसिव हो गई हैं तो इक्विटी एलोकेशन काफ़ी कम कर दिया जाता है। लेकिन आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हैं, तो इक्विटी एलोकेशन काफ़ी कम हो जाता है, या फिर ऐसा है कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्योंकि आपने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड आपका हाँ, हाँ। स्टाइल है, तो थोड़ा-सा उस पे बताइए मुझे? देखिए, नेट इक्विटी तो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से कम होता ही है। होता ही है, ओके। और एक चीज़ आप मतलब एक चीज़ बहुत दिमाग में क्लियर है कि अगर मार्केट में नेगेटिव 5% रिटर्न बनता है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप पॉजिटिव 10% रिटर्न नहीं दे सकते। ओके, वो बिल्कुल सही बहुत बात है। बहुत मुश्किल काम है। हुँ, हुँ। सी अल्टीमेटली मार्केट टेलविंड तो चाहिए ही होता है पॉजिटिव बिल्कुल, साइड में, टू बिल्कुल। मेक बिग पॉजिटिव रिटर्न। हुँ, तो अगर आपको दिख रहा है कि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि -10 जा सकता है, हुँ, तो मैं कुछ भी कर तो मतलब एक बहुत बड़ा इक्विटी रख के, मतलब वो एक अलग गेम हो गया, वो हम नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल। राइट? सो वो दैट्स व्हाई हमारा मूवी मॉडल जो है, वो हर समय वो ट्रैक कर रहा होता है हुँ, वैल्यूएशन, और 35 के ऊपर रहते हैं क्योंकि 35 के नीचे वो टैक्सेशन इश्यू है, बिल्कुल। राइट? तो 35 के ऊपर रहते हैं, लेकिन 35 से लेके 100 के बीच में हम कहीं भी टॉगल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको वैल्यूएशन कैसा दिख रहा है। जो आपने कहा ना, मुझे वो सही नहीं लगता कि इक्विटी एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो ऐसा जब मार्केट एक्सपेंसिव हो। तो मेरा भी ये मानना है कि जो बैफ में इन्वेस्ट करता है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है, एक बैलेंस अप्रोच कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहे। बिल्कुल, और यदि आप इस तरह से मॉडल चलाएँगे कि रिटर्न्स ही जनरेट करने हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप इक्विटी फंड्स तो बहुत सारे हैं ही, बिल्कुल, डाइवर्सिफाइड बिल्कुल, फंड। तो यहाँ पर इन्वेस्टर फंड मैनेजर के पास इसीलिए आ रहा है कि उसको नहीं पता कि किस वक़्त पर मुझे अपना रिस्क मैनेज करने के लिए इक्विटी एलोकेशन कम करना है, कब बढ़ाना है। बिल्कुल, तो शायद वो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर। और दूसरी बात एक और है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये बात ना भी पता हो, हमारे व्यूअर्स को, जो आपने कहा कि यहाँ पे 3 एसेट क्लास हैं, आर्बिट्राज, इक्विटी और डेट। बिल्कुल, लेकिन आर्बिट्राज में आप रिटर्न्स के हिसाब से एलोकेशन नहीं करेंगे। रिटर्न्स तो आप इक्विटी में ही बिल्कुल, एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने जो भी कैश मार्केट में किया हुआ है उस पर। तो वो जो एलोकेशन, हम मेनली उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट एक्सपेंसिव है, तो वो जो है एलोकेशन कम होगा। तो उस वक़्त पर भले ही रिटर्न्स कम हो, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल रिस्क सर, कम करना। मतलब मैं तो वो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हाँ, हाँ। क्रिकेट मैच है और हाँ, हाँ। इसमें बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, तीनों हैं। ओके, तो बैट्समैन मेरा जो है इक्विटी है, करेक्ट। राइट? वो रन बनाएगा। हाँ, हाँ। फील्डर का काम रन बचाने का है। हुँ, तो अब फील्डर को तो जितना रन बचाएगा उतना मेरे रन में ऐड होता है, करेक्ट, राइट? सो आर्बिट्राज जो है वो फील्डर का काम कर रहा है। तो उसको मैं बैट्समैन का काम कराऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। करेक्ट। सो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं कि
आर्बिट्राज से जितना डाउनसाइड आप प्रोटेक्ट कर सकते हो करो। इक्विटी से पैसा बनाना है और दैट्स व्हाई हम एक्टिव इक्विटी रन करते हैं कि पैसा हमको बनाना है वो इक्विटी से बनाना है। डेट हम जब रन कर रहे हैं तो वहां भी एक्टिव करते हैं, लेकिन वहां पे हम रिस्क बहुत कम लेते हैं। बिल्कुल। जैसे आप जाके देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो का आज के दिन में एवरेज ड्यूरेशन जो है 1 साल से कम है, क्योंकि एक कॉल है दिमाग में कि अभी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो है थोड़ा टाइम से है। तो अगर हम इक्विटी एक्टिव रख रहे हैं तो वॉलेटिलिटी हम डेट से ऐड नहीं करना चाह रहे हैं आज के दिन में, तो अभी ड्यूरेशन कॉल लिया ही नहीं है वहां पे। हो सकता है जब हमारा कॉल होगा कि नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट तो शार्प कट होगा, हम ड्यूरेशन घट बढ़ाएंगे, लेकिन आज के दिन में हमने वहां पे ड्यूरेशन को 0.6 इयर्स पे रखा हुआ है। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आप पोर्टफोलियो देखें 0.6 है, मतलब मेरा पोर्टफोलियो जो है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से मेरे पोर्टफोलियो को फर्क पड़ता ही नहीं है, राइट, फ्रॉम द डेट साइड। ओके। सो एक वो सिंपल जो स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल है कि कहाँ से पैसा बनाना है, कहाँ से पैसा बचाना है और किस समय किस एसेट क्लास से बनाना है। ओके। Right? आज के दिन में इक्विटी से बनाना है, हो सकता है हम डेट से भी बनाने जाएंगे। आज के Okay. दिन में नहीं लग रहा कि डेट से पैसा बनाना है। ओके। तो इक्विटी में से आपने कहा कि आपका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि किस तरह के मार्केट सेगमेंट में, मतलब ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और अक्रॉस द मार्केट कैप्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं डेट की बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ पैरामीटर सेट हैं कि क्रेडिट क्वालिटी को लेकर और ड्यूरेशन को लेकर कुछ आपका ऐसा फिक्स है कि, या फिर क्रेडिट क्वालिटी टॉप के बिलो भी कुछ आप कर सकते हैं? देखिए AA+ के नीचे हम जाते नहीं ओके। राइट। ओके। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की कि इंडिया में या दुनिया में जो बड़े बड़े डिफॉल्ट हुए ना सब AAA में हुए हैं। ओके। ठीक, अपना भी आप देख लीजिए सारे बड़े वाले जो डिफॉल्ट है ना सब AAA है, राइट। सो AAA के अंदर भी जब हम बैठे हैं तो बहुत बड़ी बात कही है एक्चुअली, बिकॉज इन जनरल एक परसेप्शन तो यही होता है ना, क्रेडिट क्वालिटी अगर खराब है तो रिस्क ज्यादा है। हाँ, बट आपने एग्जांपल जो दिया है ये बात तो बिल्कुल आप देखिए जो भी बड़े बड़े हैं, मतलब हुए हैं। IL&FS ले लीजिए आप, दीवान हाउसिंग बेक्स में AAA ही था। सो डिफॉल्ट जो बड़े डिफॉल्ट हुए हैं सब AAA में हुए हैं। अब हमारा ये मानना है कि अगर हम इक्विटी सिलेक्शन के लिए QGLP यूज कर रहे हैं तो डेट सिलेक्शन के लिए भी QGLP यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन AA+ के नीचे क्रेडिट रेटिंग पे नहीं जा रहे हैं। सो वो एक है ऑन द रेटिंग क्रेडिट साइड। ड्यूरेशन साइड में तो टोटली मैक्रो कॉल है। ओके। अगर मैक्रो कॉल ये है कि नहीं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा अगले 6 महीनों में तो हम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, लेकिन अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट में इतनी ज्यादा अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब आप देखिए इकोनॉमिस्ट के कॉल पिछले 12 महीनों से एक ही चीज चल रहा है कि पहले चल रहा था इस साल के अंत तक कट चालू हो जाएगा, अब लग रहा है कि इस साल के अंत तक तो लास्ट इंक्रीज होगा यूएस में। तो उस एनवायरनमेंट में ड्यूरेशन अगर कॉल लेते हैं तो वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, वो हम थोड़ा अवॉइड करना चाह रहे हैं। सो वहां पे ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सिंपली ये है कि अगर मैक्रो कॉल हमारे को फेवरेबल दिखता है हम करेंगे, अगर नहीं दिखता है तो हम वहां से वॉलेटिलिटी नहीं लेके आएंगे। अच्छा, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड को इन्वेस्टर्स SWP के लिए भी यूज करते हैं, ये बहुत ही आजकल कॉमन हो गया जब भी बात होती है, स्पेशली रिटायर्ड पीपल जो हैं वो अपने रेगुलर कैश फ्लो के लिए SWP करना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी को पसंद करते हैं। तो अब इस कैटेगरी की अगर बात हो तो मैं अगेन कहूंगा, क्योंकि हर फंड हाउस का अपना मॉडल है, तो आपने जो एक्सप्लेन किया अभी कि आप डाउन साइड प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, तो ये मान के चलूं कि ये SWP के लिए एक सुटेबल फंड हो सकता है? देखिए मैं एक और चीज बोलता हूँ कि अगर इन्वेस्टर का ना से SWP आप कर रहे हैं तो पहले 3 साल छोड़िए और उसके बाद SWP कीजिए, बिल्कुल सही बात राइट। है। अगर आप डालते हैं और अगले महीने से SWP करना है तो ये फंड नहीं है संतोष आपके जी, लिए। मैं आपको बताऊं बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि इक्विटी फंड से, कि प्योर इक्विटी फंड चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, ये भी नहीं कि लार्ज कैप से, वहां से भी इन्वेस्टर्स को तो करवाया जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है इन्वेस्टर्स पिछला रिटर्न देखते हैं। अब मान लीजिए क्योंकि वो एक टाइम था इक्विटी के लिए अच्छा था और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छे रिटर्न दिखाई दिए, तो उनको लगता है यहाँ रिटर्न अच्छे आ रहे हैं तो मैं 1% 2% हर महीना विड्रॉ करता रहूंगा, तो ऐसा भी कर लेते हैं, वो जो कि एक मिस सेलिंग या मिस बाइंग है। बट अदरवाइज अगर हम इस कैटेगरी की बात करें ये तो सुटेबल मानी जा सकती है। और जो आपने कहा कि 3 साल वेट करने के बाद आप कीजिए तो शायद थोड़ा पैसा बढ़ चुका होगा, तो फिर आपको अगर कभी मार्केट में रिटर्न्स नहीं भी हैं तो भी आप जो रिटर्न जनरेट हुए हैं उसमें से विड्रॉ कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऑल सेड एंड डन इक्विटी तो है ना 55 से 60%, बराबर, और हम इसको एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट। करेक्ट। तो जनरली एज अ स्ट्रेटजी मैं खुद जो वॉलेटिलिटी मेजर कर रहा होता हूँ तो मैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल देख रहा होता हूँ। अगर आप मंथली देख के मेरे पोर्टफोलियो में घुसेंगे तो ये मैं
मैं हर बार ये बहुत क्लेरिफाई करता हूँ कि जब मेरा पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो आप मंथली वॉलेटिलिटी पे अगर आना चाहते हैं तो वो नहीं है। आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने की कोशिश हो रही है। मंथली क्योंकि हम लोग एक्टिव है, राइट? हम लोग 100 स्टॉक नहीं चला रहे हैं, हम 25 से 30 स्टॉक ही रखते हैं और हर एक महीना मेरा ही स्टॉक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रू। तो चीज़ ये है कि सिंस एक्टिव पोर्टफोलियो है, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आइए। 3 साल बाद तो आप एसडब्ल्यूपी कैसे भी कीजिए, 3 साल बाद फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रू। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बट अक्सर आप मेरी बात से सहमत होंगे, मैं बहुत देखता हूँ इस चीज़ को कि इन्वेस्टर्स क्योंकि रिसेंसी बायस है, जो अभी नियर टर्म में हुआ है, उसको देखकर आगे का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। हालाँकि ये थोड़ा-सा अलग हट के हम बात कर रहे हैं, बट क्योंकि इसमें आपका बहुत एक्सपीरियंस है तो इसमें तो मैं एक और चीज़ कहूँगा, मतलब सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, फंड मैनेजर भी वही करते हैं। सो आप मतलब मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर ना फंड मैनेजर से स्मार्ट है। ओके, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स का रिसेंसी बायस ना कभी-कभी इन्वेस्टर से ज़्यादा हो जाता है। सो ओके। ये खैर बायसेस तो मतलब डेफिनिटली हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो कहीं न कहीं इमोशंस तो बीच में आते ही बिल्कुल, हैं। वो बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर रूल बेस्ड एक बिल्कुल, तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो शायद गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बैलेंस एडवांटेज फंड का एक जो बेस्ट एक मॉडल यही है कि आप डिसाइड करते हैं कि मॉडल के आधार पर कितना इक्विटी करना है, कितना डेट करना है और उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। हालाँकि वहाँ भी कई-कई बार ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर सोचेगा कि टाइम गलत चला गया, इस टाइम पे तो पैसे बन रहे थे इक्विटी में और मेरा तो एलोकेशन कम था, तो शायद मैं पैसा नहीं बना पाया। बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे लगता है कि और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप साल में देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि महीने में मेरा करेक्ट, कॉल गलत हो सकता है, किसी और का सही हो सकता है। करेक्ट। लेकिन साल सिर्फ मैं एक और चीज़ हमेशा हाइलाइट करता हूँ कि जो ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का पीरियड है ना, वो लक होता है। हुँ, जी। आपका सालों में जब बात करते हैं ना, तो आपका प्रोसेस और आपका हार्ड वर्क होता है। और बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि इन नियर टर्म जो है वो लक के बारे में है। हुँ। तो आप उस चक्कर में अगर फँसे कि किसका लक अच्छा चला है और उस बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हर एक महीने, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है स्टाइल होता है, कई बार फंड मैनेजर चेंज होते हैं। हुँ, जो पहला फंड मैनेजर था उसका कोई स्टाइल था और कोई नए फंड मैनेजर आए और अब वो स्टाइल चल गया तो क्रेडिट मिलता है उसको कि इनके आने के बाद में चेंज हुआ है, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। वो शायद बीज किसी और का बोया होता है बिल्कुल, लेकिन फल कोई और खा रहा होता है। बिल्कुल तो ये सही तो बोल रहे हैं। चीज़ें हमने कई बार देखा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और नहीं, हुई नहीं। हैं। अरे सी हर एक चीज़ ना दुनिया में वो फ़नल है। फ़नल के ऊपर आप डालते हैं और नीचे जो है लास्ट वाली चीज़ निकलती है। करेक्ट। ऊपर वाली चीज़ जब तक नीचे नहीं आएगी वो निकलेगी कैसे? और उस बीच में क्या होता है कि अब किसको मालूम कि फ़नल के नीचे क्या पड़ा हुआ था? सो आप ट्रू, जो ट्रू। चीज़ नाप सकते हैं कि फ़नल में मैं डाल के आ रहा हूँ। फ़नल से निकल के आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये सब जो है तो एंड दैट्स व्हाई रिसेंसी जो है या फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब एंड जनरली इसलिए मैं अपना फंड भी नहीं देख रहा होता हूँ उस पीरियड के अंदर। ओके। आपने ना बहुत सारी बातें आज इतनी अच्छी बताई है कि फंड मैनेजमेंट को तो बताया बताया, लेकिन जो इन्वेस्टर बिहेवियर है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें आपने बताई और मुझे उम्मीद है अगर इन्वेस्टर इन बातों को पॉजिटिवली लेंगे तो शायद ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, बिल्कुल, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते, वो सिर्फ क्योंकि जो इमोशंस बीच में हाँ। आते हैं ना, डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दीज ऑल थिंग्स आपने जो बताया। अच्छा, वैसे तो हमने बात की इक्विटी को कैसे मैनेज करते हैं आप, डेट को कैसे मैनेज करते हैं, क्या आपका स्टाइल है, काफ़ी बातें हुई कि फिर भी पर्टिकुलर इस फंड को लेकर या आपके ओवरऑल फंड मैनेजमेंट स्टाइल को लेकर कोई और बातें आप बताना चाहते हो या ओवरऑल क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, उन बातों उसके हिसाब से भी आप हमारे व्यूवर्स को और गाइड करना चाहते हो? सो देखिए, जब जहाँ तक फंड की बात कर रहे हैं तो ये मैं इतना ही हाइलाइट करूँगा कि ये जो फंड स्ट्रैटेजी है वो तीनों एसेट क्लास पे एक्टिव है। ठीक है? तो ये एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेरा मानना है कि इन्वेस्टर जो है जब फंड मैनेजर को पैसे दे रहा है तो एक्टिव रहने के देता है। मतलब कि जाके मैदान में जाके खेलने के देता है, बाहर बैठ के देखने के नहीं देता। सो स्ट्रैटेजी जो है वो एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव है, राइट? जब हम फंड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा जनरली जो चर्न मैं देखना चाहती आर्बिट्राज का एक चर्न होता है जो कि एक नेचुरल चर्न है, उसको हम हमेशा बाहर रखते हैं। उसके अलावा जो है चर्न को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो मिनिमाइज़ करते हैं। क्योंकि मेरे को एक चीज़ लगता है कि आप जितनी जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्टिविटी की। आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे ना, मेरे हिसाब से रिटर्न उतना खराब रहेगा।
तो एक्टिविटी अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इस फंड में हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इक्विटी पे एक्टिविटी अवॉइड करें, आर्बिट्राज पे नहीं, क्योंकि आर्बिट्राज तो केम ही एक्टिविटी का है। सो वो एक और चीज है। और तीसरा सिंपल है कि शॉर्ट टर्म सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लक बहुत है। लॉन्ग टर्म सोचिए, लॉन्ग टर्म में आप जितना भी हार्ड वर्क करेंगे, और एक विश्वास है कि देखिए गीता में जो बोला गया ना कि कर्म करना और फल के बारे में नहीं सोचना, तो आपका कंट्रोल जो है कर्म पे है। तो आपका कंट्रोल जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ईपीएस पे है और सही कंपनी चुनने पे है। स्टॉक रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब स्टॉक रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका मॉनिटरेबल भी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर should be more on what your EPS is doing and what your companies are doing rather than what your stock is doing. So these are the broad things I like. ओके, तो आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। बाय से वही है कि बाय एंड होल्ड जो है वो स्टॉक लेवल पे है, अलोकेशन बहुत डायनामिक है। करेक्ट। तो तो इस फंड का खैर एक नहीं, principle गिवन है। विद इन स्टॉक तो होता Okay. क्या है ना कि जब हम खरीद रहे होते हैं तो 4-5% खरीदते हैं। हम्म, स्टॉक बढ़ के अगर 10% हो गया तो बाय एंड होल्ड नहीं रहता, अच्छा, वो काट के वापस 5 पे आएगा, ओके, क्योंकि वो एक रिस्क कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट, सो स्टॉक लेवल पे बाय एंड होल्ड तो रहता है, ओके, लेकिन एलोकेशन जो है वो हम बहुत ही डायनामिकली मैनेज करते हैं। सो ओके, वो आपको दिखेगा कि एक समय पे हमारे कुछ स्टॉक्स जो 11% हो गए थे क्योंकि वो चले थे, करेक्ट, उसको हम काटते जाते हैं। ओके। तो सो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप टाइम टाइम पर हाँ इसको हाँ, करते हैं। विद इन इक्विटी ऑल्सो रिबैलेंस करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि पोर्टफोलियो बिटवीन इक्विटी एंड डेट रिबैलेंस हो रहा है, विद इन इक्विटी भी वो रिबैलेंस हो रहा है, और वहां भी प्रोसेस है। और वो प्रोसेस पे हम एक सिंपल एक और चीज है कि जब आप प्रोसेस रन करते हैं और एक रूल बनाते हैं ना, तो उस रूल में एक्सेप्शन नहीं हो सकता। जिस दिन रूल में एक्सेप्शन हो जाता है ना, तो एक्सेप्शन ही रूल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई जब रूल बनाए हैं और उसको जब एक बार एक दिमाग के अंदर रूल बना के आप चल रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, इसको 15 जाने देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। वो फिर आप गलती करने के लिए अपने आप को ओपन कर रहे हैं। ओके, अरे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते ना, गांव में रहते थे, तो क्रिकेट खेलने थे ना, तो वहां पे ना कीचड़ में बॉल जाती थी। जब आप बॉल पहली बार कीचड़ में जाती है ना, आपको मतलब बहुत लगता है यार कैसे जाऊं। जब 2 ओवर गेम हो जाता है ना, उसके बाद तो कीचड़ में उतर के गेम खेल रहे होते हैं, राइट। तो आप जब अपने रूल के भी यही चक्कर है, पहली बार आप एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, आपको डर लगता है, लेकिन एक बार आपने एक्सेप्शन क्रिएट कर ली ना, आप रोज रोज एक्सेप्शन करोगे। तो इसलिए जब हम रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन टू द रूल हम बहुत अवॉइड करते हैं। आपके ना बातों में बहुत सिंप्लिसिटी है और वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देती है कि बहुत सिंपल अप्रोच, कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बिल्कुल चीज़ों नहीं को। करना सर। थैंक यू वेरी मच संतोष जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। मैं आपसे उम्मीद कर रहा था सिर्फ फंड मैनेजमेंट को लेकर हम कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन आपने जो ओवरऑल कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, किस तरह से एलोकेशन अप्रोच होनी चाहिए, उस पर भी काफ़ी नॉलेज शेयर की, और मुझे उम्मीद है इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। थैंक यू टू यू एज वेल सर, थैंक यू। तो आज हमने मुलाकात की संतोष सिंह जी से और काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर हुई। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।